नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम देख रहे थे कि जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है और उसमें भी रिसर्च डिज़ाइन का जो स्टेप आता है ना, तो उसके अंदर जो भी रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार आते हैं उसके बारे में हम देख रहे थे। उनमें भी आपने देखा था कि रिसर्च डिज़ाइन के 2 प्रकार होते हैं, वो भी होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। कल भी आपने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के एक टाइप्स को देखा था, उसके पहले भी एक और टाइप को देखा था और आज हम एक और टाइप को देखने वाले हैं। तो देखिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप है उसका नाम है प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, तो टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आप सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार के बारे में। तो उनके 2 प्रकार पड़ते हैं, हर बार मैं बता रही हूँ। प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। उसमें भी हमने देखा था कि देखिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि यहाँ पर रैंडमली यादृच्छिक चयन का मतलब होता है कि रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया जाता है और ना ही यहाँ पर रैंडमली असाइनमेंट किया जाता है, यानी कि यादृच्छिक आवंटन भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। ओके, यानी कि जो भी प्रयोग करता होता है, जो शोध करता होता है, उसे अपनी मर्जी से वो जो भी प्रयोजों को चुनता है तो अपनी मर्जी से चुनता है। ओके, तो यहाँ पर यादृच्छिक चयन यानी कि रैंडमली सिलेक्शन एंड रैंडमली असाइनमेंट नहीं होता है। ओके, ये जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसकी एक विशेषता है। ओके, चले उसके बाद हमने देखे थे उसके जो प्रकार थे, उसके प्रकार में हमने इसके बारे में देख लिया। प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में अगले वीडियो में देखा है, और आज हम देखने वाले हैं प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन आखिर है क्या? क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो है क्या, उसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन वैसा डिज़ाइन है जिसमें यादृच्छिक रूप से आवंटित विवेचन समूह तथा साम्य समूह नहीं होते। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली। ओके, तो रैंडमली रूप से यहाँ पर किसी भी जो विवेचन समूह होता है, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं, जिसे हम एक्स कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं और आपने आगे की वीडियो नहीं देखे तो जाकर यूट्यूब की जो मेरी लिंक है, वह जो चैनल है वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो ये जो एक्स है जिसे हम विवेचन कहते हैं ना, तो यहाँ पर विवेचन समूह यानी कि ट्रीटमेंट जो ग्रुप होता है उसका चयन, और जो साम्य समूह जिसे हम कंपैरिजन ग्रुप कहते हैं, जिसके साथ कंपेयर करना होता है ना, जिन ग्रुपों का कंपेयर करना होता है, वैसे कंपैरिजन ग्रुप और जिस पर ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जिसे एक्स दिया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है।
तो इसका जो चयन होता है तो वो यादृच्छिक रूप से नहीं होता है, यानी कि उसका जो आवंटित किया जाता है, उसे जो असाइन किया जाता है वो रैंडमली सिस्टम से असाइन नहीं किया जाता है। ओके, इसके बदले में वहाँ क्या किया जाता है, विवेचन अवस्थाओं और अविवेचन अवस्थाओं में तुलना अतुल्य समूहों को लेकर या विवेचन के पहले ही प्रयोजों को लेकर अवश्य ही किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ना ही रैंडमली रूप से असाइन किया जाता है ट्रीटमेंट ग्रुपों को और कंपैरिजन ग्रुपों को। यहाँ पर जो रैंडमली सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर असाइन नहीं किया जाता, लेकिन उसके बदले में क्या किया जाता है, तो जो विवेचन अवस्थाएं होती हैं, जो भी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें क्या विवेचन का मतलब होगा हमारा एक्स। ओके, तो जहाँ पर एक्स जो जिस अवस्था में एक्स दिया जाना है और अविवेचन अवस्था यानी कि जहाँ पर एक्स नहीं देना है, तो हम जहाँ पर हम एक्स देंगे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे उस समूह को हम क्या कहेंगे, प्रयोगात्मक समूह कहेंगे, है ना। और जहाँ पर हम एक्स नहीं देंगे तो उसे हम कहेंगे नियंत्रित समूह। ओके, तो ये विवेचन अवस्था और अविवेचन अवस्था, देखिए विवेचन अवस्था में आएगी हमारे प्रयोगात्मक समूह और अविवेचन अवस्था में कौन आएगा, हमारा नियंत्रित समूह आएगा। और इन दोनों समूहों को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, अतुल्य समूह यानी कि नॉन इक्वल ग्रुप। तो दोनों ग्रुप कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली सिस्टम से हमने उसका असाइन नहीं किया हुआ है। ओके, तो ये नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स होते हैं, उनको लेकर क्या किया जाता है, विवेचन के पहले ही प्रयोजों को लेकर अवश्य ही किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ग्रुप लिया जाता है हमारा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है। ओके, और दोनों ग्रुप कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ओके, और इस तरीके से दोनों ग्रुपों को लिया जाता है। उसके पहले जो हमारा ये जो विवेचन ग्रुप होता है यानी कि जो प्रयोगात्मक जो समूह होता है उससे क्या किया जाता है, विवेचन दिया जाता है। उसके बाद उसका पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद उसका विवेचन उसे दिया जाता है और उसके बाद फिर जाकर क्या किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है फिर उसे कुछ भी नहीं दिया जाता और थोड़े अंतर के बाद क्या किया जाता है, उसका फिर से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी 2 बार ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ पर भी 2 बार ऑब्जर्वेशन होगा। और अगर आप चाहो तो शोधकर्ता चाहे तो 2 से ज़्यादा बार भी यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ओके, आगे हम देखेंगे जो उसके भी टाइप्स है, अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स है ना, उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में यही होता है। ओके, दोनों समूह तो लिए जाते हैं। ओके, लेकिन दोनों समूह कैसे होते हैं, एक विवेचन समूह होता है और एक अविवेचन समूह होता है और दोनों समूह कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते। ओके, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी। और यहाँ पर रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है, किसी भी ग्रुप को रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है। ओके, ये तीनों बात आपको याद रखनी है। चलिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आपको कथन दिए जाएंगे और कथन के आधार पर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न कथनों में से कौन से कथन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हैं। ओके, या तो फिर आपको पूछे जाएंगे कि ये कथन जो है ये कौन सी डिज़ाइन दर्शाता है। ओके, इस तरीके से आपको बताया जाएगा और कथन भी दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये 3 बात याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन के प्रकार, चलिए ओके, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के टाइप्स दिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप है बाधित समय श्रृंखला डिज़ाइन। अगर आपको हिंदी याद नहीं रखते तो आप इंग्लिश में इजीली याद रख सकते हैं। ओके, तो इंटरप्ट टाइम सीरीज डिज़ाइन। ओके, उसके बाद है तुल्य समय प्रतिदर्श डिज़ाइन, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन, अतुल्य नियंत्रित समूह डिज़ाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, प्रतिसंतुलित डिज़ाइन, काउंटर बैलेंस्ड डिज़ाइन, पृथक प्रतिदर्श प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, तो सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ओके, ये जो 5 प्रकार हैं वो हमारे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के टाइप्स है। ओके, चलिए हर एक को हम एक एक करके पढ़ते हैं।
पहला है बाधित समय श्रृंखला डिज़ाइन, तो इसे हम इंटरप्ट टाइम सीरीज डिज़ाइन भी कहते हैं। ओके, तो देखिए ये प्राक प्रयोगात्मक वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन का विस्तृत रूप माना जाता है। देखिए आपने आगे देखा था ना, प्री एक्सपेरिमेंटल वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में। ओके, आगे का जो हमारा जो वन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन था उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, और उनके जो प्रकार थे उनके बारे में बताया था। उनका एक प्रकार था वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, तो उसी का ये क्या है, विस्तृत रूप है। यानी कि ये जो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या हुआ था, तो एक ही समूह लिया जाता था, यहाँ पर मैं बना देती, एक ही समूह लिया जाता था, तो उसे सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता था, फिर उसे क्या किया जाता था, ग्रुप पर एक्स दिया जाता था, और उसके बाद फिर से उसका क्या किया जाता था, ऑब्जर्वेशन किया जाता था। ओके, और फिर जाके दोनों में अंतर निकाला जाता था। तो इस तरीके से वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन बनती थी। ओके, तो यहाँ पर ही उसका विस्तृत रूप माना जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इस डिज़ाइन में प्रयोजों का एक ही समूह होता है। देखिए यहाँ पर भी एक ही समूह होता है जिसका कई बार प्रेक्षण थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर किया जाता है। इसके बाद एक्स दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक ही ग्रुप लेते हैं, हमारा ये ग्रुप है वो एक ही होगा। कैसा होगा, एक ही होगा। ओके, एक ही ग्रुप है, उसका क्या करेंगे, कई बार यानी कि 2 से ज़्यादा बार। ओके, तो कई बार प्रेक्षण का मतलब आपको पता है ऑब्जर्वेशन करना, टेस्टिंग करना, मेजरमेंट करना। ओके, तो प्रेक्षण थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर किया जाता है। तो मान लीजिए मैं पहले ये पहला ऑब्जर्वेशन करती हूँ, फिर से यहाँ पर मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन करती हूँ, फिर से यहाँ मैं तीसरा ऑब्जर्वेशन करती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, इसके बाद एक्स दिया जाए तो मैं इसके बाद एक्स दे देती हूँ। ओके, इसके बाद फिर उसी विवेचन के प्रभाव का थोड़े थोड़े समय अंतराल पर कई बार प्रेक्षण किया जाता है। तो उसके बाद भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चौथा प्रेक्षण करूँगी। ये मैंने एक्स दे दिया। अब उसके बाद की बात है, तो उसके बाद की ये बात है, तो मैं यहाँ पर चौथा, यहाँ पर तीसरे तक तो मैंने ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी किया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, विवेचन दिया, यानी कि एक्स दिया। एक्स देने के बाद मैं फिर से ऑब्जर्वेशन करती हूँ, और ये O4, यहाँ पर O5, O6, इस तरीके से मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, कई बार में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद मैंने एक्स दिया, उसके बाद थोड़े थोड़े अंतर पर मैंने फिर से ऑब्जर्वेशन किया। बस यही सिस्टम यहाँ पर कही जाती है। ओके, यही डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का संकेतन रूप देखिए, ये जो उसका बना वो हमारा संकेतन रूप बना। ओके, जिसे हम सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं ना किसी भी डिज़ाइन को, तो इस तरीके की ये डिज़ाइन बनेगी, इंटरप्ट टाइम सीरीज डिज़ाइन। ओके, चलिए इस डिज़ाइन में O5 तथा O6 की तुलना कर शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इन दोनों में अंतर का कारण उनके द्वारा दिया गया विवेचन यानी एक्स है। देखिए यहाँ पर 5-6 मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लूँ, चलिए कोई बात नहीं, पूरा हट गया। देखिए मैंने O1 एक ऑब्जर्वेशन किया, O2 एक ऑब्जर्वेशन किया, O3 एक ऑब्जर्वेशन किया, O4 एक ऑब्जर्वेशन किया, O5 किया। ओके, 5 बार मैंने थोड़े थोड़े अंतर पर क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक्स दे देती हूँ। ओके, एक्स देने के बाद मैं फिर से 5 बार थोड़े थोड़े अंतर पर क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी। तो O6, O7, O8, O9 और O10। ओके, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप 10 बार ही ऑब्जर्वेशन करो। ओके, आप अपनी मर्जी से आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन करने हैं कर सकते हैं। पहले मैंने 3 ही लिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया है 5 और 6। तो अब क्या करेंगे, हमने पहले 5 बार ऑब्जर्वेशन किया, एक्स दिया, फिर से 5 बार थोड़े थोड़े अंतर पर हमने ऑब्जर्वेशन किया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये O5 है और O6 है, इन दोनों का क्या करूँगी, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे ज्ञात करने की कोशिश करूँगी। यानी कि
O5 में मुझे जो भी बात जानने को मिली, जो उसका जो मान निकला, और उस मान की, मान लीजिए यहाँ पर मुझे मिला 45 और यहाँ पर मुझे मिल रहा है O6 में मुझे एक्स देने के बाद मुझे मिल रहा है 70। तो इन दोनों का जो अंतर आता है ना, तो इसके आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, एक्स की वजह से आया है। ओके, तो इस तरीके से मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँगी, इन दोनों के बीच में तुलना करूँगी और उन तुलना के आधार पर मैं कुछ बता पाऊँगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अधिक आया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 70 की जगह यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 35 भी आ जाता है, तो इसका भी रीज़न कौन होगा, इसका रीज़न एक्स होगा, यानी कि वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हमारे एक्स पर डिपेंड करेगा। ओके, और अगर एक्स देने के बाद कुछ भी डिफरेंट नहीं आता है तो ये माना जा सकता है कि एक्स की कोई इफ़ेक्ट वहाँ पर पड़ी नहीं है। अगर एक्स की इफ़ेक्ट पड़ी है और उससे ज़्यादा वृद्धि होती है तो हम उसे अधिक कहेंगे, और अगर कमी आती है तो उसे हम कमी कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँगी, इन दोनों के बीच में तुलना करूँगी। ओके, और तुलना करके मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुँच सकूँगी। ओके, और उसके बाद मैं ये बता पाऊँगी कि ये एक्स की वजह से यहाँ पर वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। ओके, सिंपल है। यहाँ पर इंटरप्ट टाइम सीरीज डिज़ाइन में आपको पता चला। बाद में शोधकर्ता ये भी देख सकता है कि इन दोनों के बीच में तुलना कर सकता है, इन दोनों के बीच में तुलना कर सकता है, दोनों जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उन दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में भी तुलना करता है। ओके, और तुलना के आधार पर भी वो अपना निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकाल सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जिसका नाम है तुल्य समय प्रतिदर्श डिज़ाइन, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन। तो देखिए, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन में क्या है, तो तुल्य समय प्रतिदर्श डिज़ाइन को समय श्रृंखला डिज़ाइन का एक उन्नत रूप माना जाता है। ओके, इसमें शोधकर्ता प्रयोज्य के एक समूह का प्रयोग करता है। ओके, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर विवेचन दिया जाता है तथा उसके पड़ने वाले प्रभावों को की माप भी की जाती है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी शोधकर्ता होता है वो एक समूह पर क्या करता है, प्रयोग करता है। मान लीजिए मैंने एक समूह लिया, ये ग्रुप लिया एक। ओके, उसी ग्रुप में देखिए मैंने सबसे पहले एक्स दिया। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स दूंगी। एक्स देने के बाद मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं दूंगी, यानी कि यहाँ पर एक्स नहीं दूंगी। एक्स 0 का मतलब है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगी, और मैं थोड़े अंतर के बाद क्या करूँगी, दूसरा ऑब्जर्वेशन करूँगी। देखिए, समझने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर एक्स दिया, इसे मैंने x1 पहली बार दिया ना, तो x1 लिखूँगी। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, पहली बार ऑब्जर्वेशन किया तो उसे मैं O1 लिखूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करती, थोड़े समय के बाद मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन करती। तो जब मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन करूँगी तो मैं उसे O2 ही लिखूँगी ना, क्योंकि मैंने पहला ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं दूँगी एक्स दूँगी। ओके, तो एक्स में दूँगी, तो यहाँ पर मैंने ये एक्स दे दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तीसरा ऑब्जर्वेशन करूँगी। ये एक्स के पहले का ऑब्जर्वेशन, ये एक्स के बाद का ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मैं क्या करूँगी, तीसरा ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी, और उसके बाद मैं चौथा ऑब्जर्वेशन करूँगी, जिसे मैं O4 के नाम से लिखूँगी। तो इस तरीके की ये जो डिज़ाइन बनी है ना, उसे ही हम कहते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी ग्रुप होता है उसे सबसे पहले क्या दिया जाता है, एक्स दिया जाता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। दूसरे ऑब्जर्वेशन के बाद क्या किया जाता है, एक्स दिया जाता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम रहने दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, चौथा ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से सिस्टम बनती है, ये डिज़ाइन पूरी इस तरीके से बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
अतुल्य नियंत्रित समूह डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। देखिए नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, तो इस डिज़ाइन में दो अतुल्य समूह होते हैं। कितने होते हैं? दो अतुल्य समूह का मतलब क्या होता है, तो एक हमारा जो बनता है वो कैसा होता है। देखिए इससे पहले मैं कुछ ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे मनोविज्ञान और शिक्षा की जो शोध होते हैं, शिक्षा में जो शोधकर्ता शोध करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि शोधकर्ता को अमुक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर क्या होता है, उन्हें अध्ययन के लिए प्रयोजों का जो समूह प्राप्त हो पाता है ना, उसमें किसी तरह की जोड़ तोड़ की इजाज़त नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर उसे क्या करना पड़ता है, मजबूरनी उन्हें उन समूहों को जो समूह जैसा है वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, और इस तरह की समूह है उसे हम साबुत समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुत समूह। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साबुत समूह। इसे क्या कहते हैं? साबुत समूह। अब साबुत समूह को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसे इंटैक्ट ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटैक्ट ग्रुप। ओके, यहाँ पर इसे लिखा जाएगा इंटैक्ट ग्रुप। क्या लिखा जाएगा? इंटैक्ट ग्रुप। ओके, ये इंटैक्ट ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। ओके, कब माने इंटैक्ट ग्रुप, अगर आपको पूछा जाए कि इंटैक्ट ग्रुप क्या है, साबुत समूह क्या है, तो उसका मतलब ये होता है कि शोधकर्ता के सामने ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वो जो समूह उसे मिल रहा है उस समूह में वो कोई किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं कर पाता है, और वो समूह जैसे है ठीक वैसे उनको वास्तविक परिस्थिति में क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसी हम कहते हैं साबुत समूह। अब देखिए साबुत समूहों में एक समूह जो होता है वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ओके, और दूसरा जो समूह होता है वो हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। ओके, ये दो ग्रुप यहाँ पर होते हैं, और उन्हीं दो ग्रुपों के बीच में क्या किया जाता है, काम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होते हैं वो इक्वल नहीं होते, यानी कि ये नॉन इक्वलेंट होते हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये डिज़ाइन है क्या, कहना क्या चाहती हूँ। कि चलिए इस डिज़ाइन में दो अतुल्य समूह होते हैं। अतुल्य समूह के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा हमारा नियंत्रित समूह होता है। ओके, प्रयोगात्मक समूह को शोधकर्ता विशेष विवेचन यानी कि एक एक्स देता है। मान लीजिए ये ग्रुप 1 है हमारा और ये ग्रुप क्या है हमारा, बी है। ओके, तो इसमें प्रयोगकर्ता जो शोध करता होगा वो क्या करेगा, इसे यहाँ पर एक्स देगा। ओके, और यहाँ पर एक्स नहीं देगा, यानी कि मैं यहाँ पर x1 भी लिख सकती हूँ, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर x ही लिखती हूँ क्योंकि दो ग्रुप है ना अलग अलग। यहाँ पर मैंने x दिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया। ओके, चलिए जबकि नियंत्रित समूह को x नहीं दिया जाता, जहाँ पर हमने नहीं दिया है। ओके, चलिए प्रयोगात्मक समूह का पहला प्रेक्षण यानी कि O1 ओके x के पहले तथा दूसरे प्रेक्षण O2 x के बाद दिया जाता है। देखिए ये प्रयोगात्मक हमारा ये समूह है ना, ये प्रयोगात्मक जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। तो देखिए ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसे हम पहले क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम उसे एक्स देंगे और उसके बाद हम दूसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, अब क्या होता है, नियंत्रित समूह को भी हम क्या करेंगे, O1 के टाइम पर O1 तथा O2 के समय अलग से उनसे O3 तथा O4 दिया जाए, यानी कि यहाँ पर O1 जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसी टाइम पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी टाइम हम यहाँ पर O3 यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर O1 होता है तब जाकर हम यहाँ पर O3 करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x देंगे, लेकिन यहाँ पर x देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर कुछ भी हम नहीं देने वाले। ओके, उसके बाद हम O2 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे ग्रुप ए का, और यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बी का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर O4। ओके, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी बनती है। ओके, ये डिज़ाइन का सांकेतिक रूप बन गया है। ओके, O1 x
अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे दर्शाया, लेकिन वास्तव में हम किस तरीके से इसे दर्शाते हैं, तो इसे सांकेतिक रूप में अगर लिखा जाए तो देखिए दोनों एक ही समय पर होते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एक ही समय पर किए जाते हैं, दो ग्रुपों का जो कंपेयर होता है वो एक ही समय पर होता है, तो हम किस तरीके से उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर O1 लिखेंगे। इसके बाद हमने x दिया। देखिए यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर हम रैंडमली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रैंडमली जब यूज़ नहीं होता है तब हम कैसी रेखा बनाएंगे, टूटी टूटी रेखा बनाएंगे इस तरीके की। ओके, चलिए O1 दिया, यहाँ पर क्या दिया O3 देंगे। इसके बाद यहाँ पर x देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे, और यहाँ पर हम O2 ऑब्जर्वेशन करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे O4 ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये हमारा इसका सांकेतिक रूप बन गया इस तरीके से। ओके, इसके बारे में मैंने बताया कि टूटी रेखा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रैंडमली, ना ही आपने रैंडमली सिलेक्शन किया है प्रयोजका, और ना ही प्रयोजका जो परिस्थिति है उनका रैंडमली असाइनमेंट किया हुआ है। ओके, तो इसीलिए हम इसे टूटी टूटी रेखा में दर्शाते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रतु संतुलित डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। तो देखिए इस डिज़ाइन में प्रयोगात्मक विवेचन को यादृच्छिक ढंग से विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो रैंडमली रूप से जो समूह होते हैं ना, उन समूहों को यहाँ पर बांट दिया जाता है रैंडमली तरीके से। ओके, इस डिज़ाइन को क्रॉस ओवर डिज़ाइन या स्विच ओवर डिज़ाइन भी कहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर बन जाता है कि कौन सी डिज़ाइन ऐसी है जिसे क्रॉस ओवर या फिर स्विच ओवर डिज़ाइन कहा जाता है, तो क्रॉस ओवर या स्विच ओवर डिज़ाइन जिसे कहा जाता है उसे हम कहेंगे काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। ओके, उसके बाद देखते हैं इस डिज़ाइन में प्रयोगात्मक विवेचन को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रायः लेटिन वर्ग प्रारूप का उपयोग किया जाता है। देखिए लेटिन वर्ग प्रारूप का मतलब होता है लेटिन स्क्वायर मैनेजमेंट का। तो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें क्या होता है प्रत्येक रो तथा कॉलम में प्रत्येक विवेचन को मात्र एक ही बार दिया जाता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर मैं बताती हूँ। चलिए यहाँ पर हमारा ग्रुप ए है। ओके, ये हमारा ग्रुप ए, ये हमारा ग्रुप बी है। ओके, ये हमारा ग्रुप सी है, और ये हमारा ग्रुप डी है। ओके, चलिए मान लीजिए मैंने ये 4 ग्रुप बनाए हैं, ये 4 समूह लिए हैं, तो इसमें किस तरीके का होगा, तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए को जब मैं एक्स दूंगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। ओके, उसके बाद मैं उसे x2 दूंगी। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगी उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। फिर मैं x3 दूंगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, और फिर मैं x4 दूंगी, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। इस तरीके से मैं अलग अलग विवेचन यहाँ पर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं यादृच्छिक रूप से रैंडमली तरीके से विवेचनों को अलग अलग ग्रुपों में बांटने वाली हूँ। ओके, तो ये मैंने रैंडमली जो थे हमारे एक्स उसे ले लिया है, और उसे पहले ग्रुप में मैंने इस तरीके से बांटा है। अब दूसरे ग्रुप में मैं क्या करूँगी, इसकी हमने देखा है जो लेटिन स्क्वायर मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक कॉलम प्रत्येक कॉलम, यानी कि ये कॉलम में x1 सिर्फ एक ही बार आएगा, तो इसी कॉलम में भी ये जो रो है और फिर ये कॉलम जो है, तो रो और कॉलम में जो x1 है वो एक ही बार आएगा, यानी कि 2 बार नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी x1 आ चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर इन तीनों में से कहीं भी x1 नहीं लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर x2 यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करूँगी। अब देखिए यहाँ पर x2 आ गया, तो यहाँ पर मैं इस लाइन में इस लाइन में मैं O2 नहीं लूँगी। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पर बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर x1 लिया, यहाँ पर वो x2 लिया। अब देखिए x2 यहाँ पर आया, तो ये पूरी लाइन में x2 आने वाला नहीं है, और ना ही इसी लाइन में आने वाला है ना, तो वो x2 यहाँ पर किसी में भी आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। ओके,
थोड़ा इसे हटा लेती हूँ। ओके, चलिए अब देखिए मैंने x2 यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती, x3 वो लिख सकती हूँ। फिर मैं x4 देकर ऑब्जर्वेशन करूँगी, फिर मैं यहाँ पर x1 देकर ऑब्जर्वेशन करूँगी। इस तरीके से बना सकती हूँ मैं। फिर मैं क्या करूँगी, चलिए मैंने x1 यहाँ पर ले लिया, x2 यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर ये जो दो है वहाँ पर x1 और x2 के अलावा कोई भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर x3 ले लेती हूँ, तो उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। ओके, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए एक ही ग्रुप में हम पहले सभी ग्रुपों में एक एक दे देते, तो मैंने यहाँ पर x1 दिया, यहाँ पर x2 दिया, यहाँ पर x3 दिया, तो यहाँ पर मैं x4 देने वाली हूँ। ओके, और इन सभी का क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी। अब मान लीजिए यहाँ पर x1 आ चुका है, तो यहाँ पर इन तीनों में कहीं भी x1 नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने x2 ले लिया, x3 ले लिया, तो यहाँ पर जो बाकी बचे हैं उसे मैं ले लूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ले लूँगी x4 लूँगी और उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x1 लूँगी और उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। ओके, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 लिया, 4 लिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x1 लूँगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, और x2 यहाँ पर लूँगी और उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर x1 लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x2 लूँगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, और यहाँ पर क्या करूँगी, x2 और उसके बाद x3 और ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर एक ही लाइन में एक ही बार एक x आया है, यानी कि x1 है तो एक ही बार आया हुआ है। यहाँ पर इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो एक ही बार x1 आया है, इसी लाइन में भी देखेंगे तो x1 x2 x3 4 सभी एक एक बार ही आए, इसी लाइन में भी इसी तरीके से। बस यही हमारा लैटिन स्क्वायर मैनेजमेंट होता है, और इसी तरीके से प्रति संतुलित जो डिज़ाइन होती है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन, ये इस तरीके की बनती है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। उसके बाद देखते हैं तो पृथक प्रतिदर्श प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ओके, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इस डिज़ाइन में शोधकर्ता एक ही समय में सभी प्रयोजों को विवेचन नहीं प्रदान कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बनता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रयोज्य होते हैं, तो हम एक ही बार में सभी प्रयोजों को हम एक्स नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, और ऐसे कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि सभी को विवेचन दिया जाना चाहिए, यानी कि सभी को एक्स दिया जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 100 टीचर है। ओके, 100 क्या है, टीचर है, और इन 100 टीचर को हमें ट्रेनिंग देनी है। क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी। लेकिन कोई भी ट्रेनर है तो ट्रेनर कम से कम मैक्सिमम ट्रेनर जो है हमारा, वो ट्रेनर है वो मैक्सिमम 100 टीचर को ही एक ही बारी में वो क्या कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है। तो अब हमारे सामने समस्या हो गई, हमें 100 टीचर को ट्रेनिंग देनी है, लेकिन ट्रेनर जो है वो 100 टीचर को ही एक बार में वो क्या करेगा, ट्रेनिंग दे पाएगा। अब देखिए, परंतु सभी प्रयोजों को विवेचन दिया जाना आवश्यक है, यानी कि सभी को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। ओके, इसी वजह वह लाचार होकर एक प्रतिदर्श का चयन करता है। अब क्या करेगा वो बेचारा, उसे 1000 को ट्रेनिंग देनी है और वो 100 को ही ट्रेनिंग एक बार में दे पाता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, किसी सैम्पलिंग करेगा। ओके, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको आगे अगर आपने मेरे जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने उसमें समझाया होगा। अभी सैम्पलिंग के बारे में हमारा जो टॉपिक है वो आगे आने वाला है। ओके, तो सैम्पलिंग का मतलब होता है ये जो 1000 है ना, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन हो गई। ओके, वो क्या हो गई, हमारी पॉपुलेशन हो गई, पूरी संख्या हो गई। अब उनमें से मैं क्या करूँगी, सैम्पलिंग करूँगी, उनमें से मैं थोड़े से लोगों को ले लूँगी। मान लीजिए मैं 100 को ही दे सकती, तो मैं 1000 में से कितने लोग लूँगी, 100 लोग लूँगी। तो ये 100 लोग क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया। ओके, सैंपल हो गया। तो इस सैंपल के आधार पर मैं क्या करूँगी, अब आगे देखते हैं।
तो प्रत्येक प्रतिदर्श में x देने के पहले एवं बाद में उसके व्यवहारों की माप या परीक्षण कर लिया जाता है। यदि x के बाद का व्यवहार सार्थक रूप से x के पहले व्यवहार से भिन्न होता है तो ऐसा समझा जाता है कि यह x के फलस्वरूप ही हुआ है। देखिए अब सिंपल फंडा है इसमें। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सैम्पलिंग लूँगी और 100 लोगों को मैं यहाँ पर ले लिया। इसी तरीके से मैं 100 को ये हमारा एक ग्रुप बन गया। फिर मैं क्या करूँगी, इस 100 ग्रुप लोगों को सबसे पहले मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूँगी, फिर मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेनिंग के बाद उनका ऑब्जर्वेशन करूँगी, यानी कि उनका मेज़रमेंट करूँगी, टेस्टिंग करूँगी और पता लगाऊंगी कि उनको ट्रेनिंग देने से पहले वो कितना जानते थे और ट्रेनिंग देने के बाद वो कितना जान चुके हैं। ओके, तो ये मैं कंपेयर करूँगी, यहाँ पर तुलना करूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, ये 100 लोगों पर ये कार्य पूरा हो गया तो मैं क्या करूँगी, फिर से मैं दूसरे 100 लोगों को ले लूँगी। ओके, फिर मैं क्या करूँगी, दूसरे 100 लोगों को यहाँ पर ले लूँगी। तो मैं इस तरीके से, देखिए मेरे पास कितने 1000 लोग हैं ना, तो मुझे ट्रेनिंग कितने लोगों को ले देनी है, 1000 लोगों को देनी है। अब देखिए 1000 लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मैं सैंपल करके मैं यहाँ पर मैं मैक्सिमम 100 लोगों को ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 100 करके कितने ग्रुप बना दूँगी, इसके 10 ग्रुप बना दूँगी। ओके, सब पहले मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग, पहला उनका ऑब्जर्वेशन करूँगी। ये हमारी यहाँ पर रचना बन गई है। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, फिर मैं उसका क्या करूँगी, उसे x दूँगी, फिर मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर टूटी टूटी रेखा बना रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर रैंडमली रूप से नहीं लेते हैं और सिलेक्शन नहीं करते हैं, ऐसे ही सिलेक्शन करते हैं। ओके, फिर मैं क्या करूँगी, ये 100 वाले हो गया, ग्रुप 1 हो गया। ये दूसरा ग्रुप मैंने 100 लोगों लिया, तो इन 100 लोगों का फिर से मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी और फिर मैं यहाँ पर x दूँगी, यानी कि ट्रेनिंग दूंगी। उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी। इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। ओके, इस तरीके से जब तक 10 जो ग्रुप बनाए हैं ना मैंने, 10 ग्रुपों पर ये फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, इन दोनों के बीच में पहले कंपेयर किया जाएगा कि यहाँ पर वृद्धि हुई है या कमी आई है। ओके, कितना सीख पाए टीचर या नहीं सीख पाए, कितना उनमें चेंजिंग हुआ है, ये बात मैं पहले यहाँ पर जो पहली बार मैंने 100 लोग लिए थे उनके बारे में मैं पहले जानूंगी। फिर दूसरी बार मैंने जो 100 लोग लिए उनके बारे में पता लगाऊंगी। फिर तीसरी बार, और उसके बाद शोधकर्ता क्या करेगा, ये दोनों के बीच का अंतर निकालेगा, इनके दोनों के बीच के माध्य का क्या निकालेगा, मान निकालेगा। फिर 2 और 3 के बीच में इस तरीके से वो मान निकालेगा और फिर जाकर वो क्या करेगा, कंक्लूजन पर पहुंचेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पृथक प्रतिदर्श प्री टेस्ट होते हैं, जहाँ पर पृथक्करण किया जाता है। जो पूरी पॉपुलेशन होती है उनमें से सैम्पलिंग करके उसका क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन करके x देकर फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं पृथक प्रतिदर्श प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। आई होप कि आपको ये सारी डिज़ाइन पता चल गई होगी, यानी कि सारे टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब देखते हैं, ये जो हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल है ना, जो हमारी ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है, तो वो डिज़ाइन की कुछ लाभ है, यानी कि कुछ उसके एडवांटेजेस है जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल द्वारा क्या होता है कि परिस्थितियों में जो शोध समस्याएं होती है ना हमारी, उन शोध समस्या हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं ना, शोध समस्याओं को क्या कहते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो उन रिसर्च प्रॉब्लमों का क्या किया जाता है, उत्तर आसानी से ढूंढा जाता है यहाँ पर। ओके, यहाँ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के आधार पर क्या किया जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम के उत्तर आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। जहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है वहाँ पर ये संभव या किया जाना संभव नहीं होता है,
वहाँ पर ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अच्छे से हमें मददरूप होती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो हमें लाभ होता है वो ये होता है कि ये कम खर्चीला होता है, यानी कि खर्च में भी कैसा होता है, कम होता है, यानी कि कम खर्चीला और कम समय वाला होता है, यानी कि यहाँ पर समय और खर्च दोनों की क्या होती है, बचत होती है। ओके, ये दोनों उसके लाभ हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके लाभ है तो उसके गैर लाभ भी होंगे, है ना। तो उसके गैर लाभ की बात करें तो उसके गैर लाभ थोड़े से देख लेते हैं कि क्या क्या उसके गैर लाभ हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसमें जोड़ तोड़ संतोषजनक ढंग से नहीं हो पाता है। इसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं कर पाते। ओके, और इस डिज़ाइन में दूसरा ये पहला हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम अच्छे से जोड़ तोड़ नहीं कर पाते। ओके, दूसरा ये हो गया कि इसमें प्रयोगात्मक समूह और जो नियंत्रित समूह होता है उसका हम क्या करते हैं, रैंडमली असाइनमेंट भी नहीं कर सकते। इसका क्या करते नहीं कर सकते, रैंडमली असाइनमेंट भी नहीं कर सकते। ओके, फिर यहाँ पर तीसरा क्या होता है कि जो एक्सटर्नल्स जो वेरिएबल है जिसे हम क्या कहते हैं, वही रंग चर कहते हैं ना। तो जो एक्सटर्नल्स जो वेरिएबल्स हैं उन एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स को भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। क्या है, बाह्य जो चर होते हैं उसे हम नियंत्रित नहीं कर पाते। ओके, और चौथा जो है उसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो माप होते हैं उन मापों पर व्यवहारों को रिकॉर्ड करना संभव होता है नहीं होता है। ओके, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके जो माप हमें जो मेजर्स हम करते हैं, माप मिलते हैं, उन मापों पर हम व्यवहारों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये चार उसके गैर लाभ हैं। तो आई होप कि आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।